खराब परवरिश के अंधेरे रास्तों से गुजरती रम्या न्यू साउथ वेल्स, सिडनी के उस फोस्टर होम के विजिटिंग रूम में बैठी रम्या बेताबी से इंतजार कर रही थी उस पते का जहां उसकी अपनी जिंदगी से मुलाकात होने वाली थी। खिड़की से वह बाहर का नजारा देख रही थी। कुछ छोटे बच्चे लॉन में खेल रहे थे, थोड़े बड़े 2-3 बच्चे झूला झूल रहे थे। वो खिड़की के कांच पर हाथ फिराती हुई उन्हें छूने की असफल कोशिश करने लगी। मृगमरीचिका से बच्चे उसकी पहुंच से दूर अपने आप में मगन थे। कमरे के अंदर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था, हंसते खिलखिलाते छोटे बड़े हर उम्र और रंग के बच्चों का। रम्या अब उस पोस्टर को ध्यान से देखने लगी, कहीं कोई इनमें अपना मिल जाए। जो सागर तीर कोई प्यासा, भरी दुनिया में अकेला, खाने को 56 भोग पर रुचिकर कोई नहीं। रम्या की गति कुछ ऐसी ही हो रखी थी, तड़पती त्रस्ती जैसे जल बिन मछली। उसने सोफे पर सिर टिका अपने भटकते मन को कुछ आराम देना चाहा, लेकिन मन थमने की जगह और तेजी से भागने लगा, भविष्य की ओर नहीं, अतीत की ओर। स्याह अतीत के काले पन्ने फड़फड़ाने लगे, बिना अंधड़, बिना पलटे जाने कितने पृष्ठ पलट गए। जिस अतीत से वह भागती रही, आज वही अपने दानवी पंजे उसके मानस पर गड़ा और आंखें तरेर कर गुर्राने लगा। बात तब की है जब रम्या 14-15 वर्ष की रही होगी। उसके डैडी को 2-3 वर्षों में ही इतने बड़े बड़े ठेके मिल गए कि वे लोग रातों रात करोड़पति बन गए। पैसा आ जाने से सभ्यता और संस्कार नहीं आ जाते, ऐसा ही हाल उन लोगों का भी था। पैसों की गर्मी से उनमें ऐंठन खूब थी। आए दिन घर में बड़ी बड़ी पार्टियां होती थीं। बड़े बड़े अफसर और नेताओं को खुश करने के लिए घर में शराब की नदियां बहती थीं। एक स्वामी जी हर पार्टी में मौजूद रहते थे। रम्या के डैडी और मॉम उनके आने से बिछ जाते। वे बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में बड़ी पैठ रखते थे। उन घरानों से काम या ठेके पाने के लिए स्वामी जी की अहम भूमिका होती थी। पार्टी वाले दिन रम्या और उसकी दीदी को नीचे आने की इजाजत नहीं होती थी। अपनी केयरटेकर सुफला के साथ दोनों बहनें छत वाले अपने कमरे में ही रहती और छिप छिप कर पार्टी का नजारा लेती। कुछ महीने से दीदी भी गायब रहने लगीं। वे रात भर घर नहीं आती थीं। जब सुबह लौटती तो उनकी आंखें लाल और उनींदी रहतीं। फिर वे दिन भर सोती ही रहतीं। यूं तो मॉम और डैड भी रात की पार्टी के बाद देर से उठते, सो उन्हें दीदी के बारे में पता ही नहीं था कि वे रात भर घर में नहीं होती हैं। उस दिन सुबह से ही घर में चहल पहल थी। मॉम किसी को फोन पर बता रही थी कि एक बहुत बड़े ठेके के लिए उसके पापा प्रयासरत हैं। आज वे स्वामी जी भी आने वाले हैं। यदि स्वामी जी चाहें तो उक्त उद्योगपति यह ठेका उसके पापा को ही देंगे। रम्या उस दिन बहुत परेशान थी। उसके स्कूल टेस्ट में नंबर बहुत कम आए थे और उसका मन कर रहा था कि वह मॉम को बताए कि उसे एक ट्यूटर की जरूरत है। वह चुपके से सुफला की नज़र बचाकर मॉम के कमरे की तरफ चली गई। अधखुले दरवाजे की ओट से उसने जो देखा, उसके पांवतले जमीन खिसक गई। मॉम और स्वामी जी की अंतरंगता को अपनी खुली आंखों से देख उसे वितृष्णा सी हो गई। वह भागती हुई छत वाले कमरे की तरफ जाने लगी। अब वह इतनी छोटी भी नहीं थी। जो उसने देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। इसी सोच में वह दीदी से टकरा गई। दीदी, मैंने अभी जो देखा। मॉम को छिछी, मैं बोल नहीं सकती। रम्या घबराती अटकती हुई दीदी से बोलने लगी। दीदी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, चल आज तुझे भी एक पार्टी में ले चलती हूँ। कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी? रम्या ने पूछा। रेव पार्टी, दीदी ने आंखें बड़ी बड़ी कर उससे कहा। ये शहर से दूर बंद अंधेरे कमरों में तेज म्यूजिक के बीच होने वाली मस्ती है। चल कोई बढ़िया सा हॉट ड्रेस पहन ले, दीदी ने कहा तो रम्या सब भूल झट तैयार होने लगी। बेबी आप लोग किधर जा रही हैं? साहब, मेम साहब को पता चला तो मुझे ही डांटेंगे, सुफला ने बीच में कहा। चल सुफला, आज की रात तू भी ऐश कर ले, दीदी ने उसे 100 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया। उस दिन रम्या पहली बार किसी ऐसी पार्टी में गई। दीदी व दूसरे लड़के लड़कियों को बेतकल्लुफ हो तेज संगीत और लेजर लाइट में नाचते, झूमते, पीते, खाते, सूंघते, सुई लगाते देखा। थोड़ी देर वह आंख फाड़े देखती रही। फिर धीरे धीरे शोर मध्यम लगने लगा, अंधेरा भाने लगा,
तेजी से झूमना और जिस की बाहों में गुम होते जाना सुकूनदायक हो गया। दूसरे दिन जब आंख खुली तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर है। घड़ी दोपहर का वक्त बता रही थी, यानी आज सारा दिन गुजर गया। वह स्कूल नहीं जा पाए। रात की घटनाएं हल्की हल्की अभी भी जेहन में मौजूद थीं। उसे अब घिन सी आने लगी। रम्या को पढ़ने लिखने और कुछ अच्छा बनने का शौक था। बाथरूम में जाकर वह देर तक शॉवर में खुद को धोती रही। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। क्यों रामी डियर, कल फुल एंजॉयमेंट हुआ ना? चल आज भी ले चलती हूँ एक नए अड्डे पर, दीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो रम्या ने साफ इनकार कर दिया। आने वाले दिनों में वह मॉम डैड और बहन व आसपास के माहौल सबसे कन्नी काट अपनी पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी में लगी रही। एक सुफला ही थी जो उसे इस घर से जुड़े हुए थी। बाकी सबसे बेहद सामान्य व्यवहार रहा उसका। कुछ दिनों से उसे बेहद थकान महसूस हो रही थी। उसे लगातार हो रही उल्टियां और जी मिचलाते रहना कुछ और ही इशारा कर रहा था। सुफला की अनुभवी नजरों से वे छिप नहीं पाईं। बेबी जी, यह आपने क्या कर लिया? सुफला, क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? उस एक रात की भूल ने मुझे इस कगार पर ला दिया है। मुझे कोई ऐसी दवाई ला दो जिससे यह मुसीबत खत्म हो जाए और किसी को पता भी न चले। अगले कुछ महीनों में मेरी परीक्षाएं शुरू होंगी। मुझे ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। मुझे घर के गंदे माहौल से दूर जाना है। कहते कहते रम्या सुफला की गोद में सिर रख कर रोने लगी। अब सुफला आए दिन कोई दवा, कोई जड़ी बूटी लाकर रम्या को खिलाने लगी। रम्या अपनी पढ़ाई में व्यस्त होती गई और एक जीव उसके अंदर पनपता रहा। इस बीच घर में तेजी से घटनाक्रम घटे। उसकी दीदी को एक रेव पार्टी से पुलिस पकड़कर ले गई और फिर उसे नशामुक्ति केंद्र में पहुंचा दिया गया। उस दिन मॉम अपनी झीनी सी नाइटी पहन सुबह से बेचैन सी घर में घूम रही थी कि उनकी नज़र रम्या के उभार पर पड़ी। तेजी से वे उसका हाथ खींचते हुए अपने कमरे में ले गईं। रम्या, यह क्या है? आर यू प्रेग्नेंट? बेबी, तुमने प्रिकॉशन नहीं लिया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मॉम ने प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी थी। रम्या खामोश ही रही तो मॉम ने आगे कहा, मेरी एक दोस्त है जो तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला देगी। हम आज ही चलते हैं। उफ, सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं, मॉम बड़बड़ा रही थीं। रम्या ने पास पड़े अखबार में उन स्वामी जी की तस्वीर को देखा जिन्हें हथकड़ी लगा ले जाया जा रहा था। अगले कुछ दिन मॉम रम्या को ले अपनी दोस्त के क्लिनिक में ही व्यस्त रहीं, लेकिन अबॉर्शन का वक्त निकल चुका था और गलत दवाइयों के सेवन से अंदरूनी हिस्से को काफ़ी नुकसान हो चुका था। इस बीच न्यूज चैनल और अखबारों में स्वामी जी और उसकी मॉम के रिश्ते भी सुर्खियों में आने लगे। रम्या की तो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारियां चल रही थीं। मॉम उसे ले अचानक सिडनी चली गईं ताकि कुछ दिन वे मीडिया से बच सकें और रम्या की मुसीबत का हल विदेश में ही हो जाए बिना किसी को बताए। लाख कोशिशों के बावजूद एक नन्हा मुन्ना धरती पर आ ही गया। मॉम ने उसे सिडनी के एक फोस्टर होम में रख दिया। रम्या फिर भारत नहीं लौटी। अनचाहे मातृत्व से छुटकारा मिलने के बाद वह वहीं अपनी आगे की पढ़ाई करने लगी। 5 वर्षों बाद उसने वहीं की नागरिकता हासिल कर अपने साथ ही काम करने वाले यूरोपियन मूल के डेरिक से विवाह कर लिया। रम्या अब 28 वर्ष की हो चुकी थी। शादी के 5 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसके मां बनने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। सिडनी के बड़े अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे बताया कि पहले गर्भाधान के दौरान ही उसकी बच्चेदानी में अपूरणीय क्षति हो गई थी और अब वह गर्भधारण करने लायक नहीं है। ये सुनकर रम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। डेरिक तो सब जानता ही था। उसने बिलखती रम्या को संभाला। रम्या, किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करने से बेहतर है हम तुम्हारे बच्चे को ही अपना लें, डेरिक ने कहा। ये सुनकर रम्या एक बारगी सिहर उठी। अतीत फिर फनकार खड़ा हो गया। लेकिन वो मेरी भूल है, अनचाहा और नफरत का फूल, रम्या ने कहा। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दुर्लभ हो जाता है तो उसको हासिल करने की चाह और ज्यादा हो जाती है। अब तक जिससे उदासीन रही और नफरत करती रही, धीरे धीरे अब उसके लिए छाती में दूध उतरने लगा। फिर एक दिन डेरिक के साथ उस फोस्टर होम की तरफ उसके कदम उठ ही गए। तभी संचालिका ने रम्या की तंद्रा को भंग किया।
ये रहा उस बच्चे को अडॉप्ट करने वाली लेडी का पता। वे एक सिंगल मदर हैं और मार्टिन प्लेस में रहती हैं। मैंने उन्हें सूचना दे दी है कि आप उनके बच्चे को जन्म देने वाली मां हैं और मिलना चाहती हैं। फोस्टर होम की संचालिका ने कार्ड थमाते हुए कहा। जो भाव आज से 13-14 वर्ष पहले अनुभव नहीं हुआ था वह रम्या में उस कार्ड को पकड़ते ही जागृत हो उठा। उसे ऐसा लगा कि उसके बच्चे का पता नहीं बल्कि वह पता ही खुद बच्चा हो। मातृत्व हिलोरे लेने लगा। डेरिक ने उसे संभाला और अगले कुछ घंटों में वे लोग नियत समय पर मार्टिन प्लेस मिस पोर्टर के घर पहुंच चुके थे। 50-55 वर्षीय थोड़ा घसीटती हुई चलती मिस पोर्टर एक स्नेहिल और मिलनसार महिला लगी। रम्या के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए उन्होंने लॉन में लगी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? रम्या ने छूटते ही पूछा पर आखिरी वाक्य बोलते हुए खुद ही उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। डेरिक और रम्या ने देखा मिस पोर्टर की आंखें अचानक छलछला गईं। आप उसकी जन्म देने वाली मां हैं, पहला हक आपका ही है। वह अभी स्कूल से आता ही होगा। वह देखिए आपका बेटा, गेट की तरफ इशारा करते हुए मिस पोर्टर ने कहा। रम्या अचानक चौंक गई। उसे ऐसा लगा कि उसने आईना देख लिया। हूबहू उसकी ही तरह चेहरा, वही छोटी सी नुकीली नाक, हिरन सी चंचल बड़ी सी आंखें, पतले होंठ, घुंघराले काले बाल और बिल्कुल उसकी ही रंगत। आओ बैठो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी माँ आने वाली हैं। ये तुम्हारी माँ रम्या है, मिस पोर्टर ने प्यार से कहा। 14 वर्षीय उस बच्चे ने गर्दन टेढ़ी कर रम्या को ऊपर से नीचे तक देखा और मिस पोर्टर की बगल में बैठ गया। मॉम, तुम्हारे पैरों का दर्द अब कैसा है? क्या तुमने दवा खाए? रम्या लालसा भरी नजरों से देख रही थी, जिसके लिए जीवन भर हिकारत और नफरत भाव संजोए रही, आज उसे सामने देख ममता का सागर हिलोरे मारने लगा। बेटा, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें छूना चाहती हूँ। दोनों हाथ पसार रम्या ने तड़प के साथ कहा। बच्चे ने मिस पोर्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उन्होंने इशारों से उसे जाने को कहा, पर वो उनके पास ही बैठा रहा। यदि आप मेरी जन्मदात्री हैं तो इतने वर्षों तक कहाँ रहीं? आपके होते हुए मैं अनाथ आश्रम में क्यों रहा? बेटे के सवालों के तीर अब रम्या को आगोश में लेने लगे। बेबसी के आंसू उसकी पलकों पर टिकने से विद्रोह करने लगे। उस मासूम के जायज सवालों का वह क्या जवाब दे कि तुम नाजायज थे, पर अब उसी को जायज बनाने बेशर्म हो आंचल पसारे खड़ी हूँ। बेटा आगे बोला, आपको मालूम है मैं 5 वर्ष की उम्र तक फोस्टर होम में रहा। मेरी उम्र के सभी बच्चों को किसी न किसी ने गोद लिया था, पर आपके द्वारा बख्शी इस नस्ल और रंग ने मुझे वहीं सड़ने को मजबूर कर दिया था। मैं वहां हफ्ते में एक बार समाज सेवा करने जाती थी। इसके अकेलेपन और नकारे जाने की हालत मुझे साफ नजर आ रही थी। फोस्टर होम की मदद से मैंने इंडिया के कुछ एनजीओ से संपर्क साधा, जिन्होंने आश्वासन दिया कि शायद वहां इसे कोई गोद ले लेगा। मैं लेकर गई भी, कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ, पर फिर मेरा ही दिल इसे वहां छोड़ने को नहीं हुआ। बच्चे ने मेरा दिल जीत लिया और मैं इसे कलेजे से लगाकर वापस सिडनी आ गई, मिस पोर्टर ने भर्राए हुए गले से बताया। इसके जन्म के वक्त आपकी माँ ने आपके बारे में जो सूचना दी थी, उस आधार पर मुझे पता चला कि आप यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही कहीं हैं। ये भी एक कारण था कि मैं इसे वापस ले आई और मैंने अपने कोखजाई की तरह इसे पाला। मन के एक कोने में यह उम्मीद हमेशा पलती रही थी कि आप एक दिन जरूर आएंगी। मिस पोर्टर ने जब ये कहा तो रम्या को लगा कि काश धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। डबडबाई आंखों से उसने शर्मिंदगी के भार से झुकी पलकों को उठाया। बच्चा अब मिस पोर्टर से लिपट कर बैठा था। मिस पोर्टर स्नेह से उसके घुंघराले बालों को सहला रही थीं। आप ले जाए अपने बेटे को, मैं इसे भेज ओल्ड एज होम चली जाऊंगी, उन्होंने सरलता से मुस्कुराते हुए कहा। रम्या की आंखों में चमक आ गई, उसने अपनी बाहें पसार दी। आज इतने सालों बाद मुझसे मिलने और मुझे अपनाने का क्या राज है? आप यहीं थी, जानती थी कि मैं किस अनाथ आश्रम में हूँ, फिर भी आपका दिल नहीं पसीजा। आज क्यों अपना मतलबी प्यार दिखाने मुझसे मिलने चली आए?
लाख तकलीफें सहकर, मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बावजूद इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटे के मुंह से यह सुन रम्या को अपनी खुदगर्जी पर शर्म आने लगी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? डेरिक ने रम्या का हाथ थाम उठते हुए पूछा। कीन, कीन पोटर है मेरा नाम। क्या कहा? कर्म? कर्म, हाँ यही होगा तुम्हारा नाम। वाकई तुम क्यों छोड़ोगे अपने आश्रयदाता को? पर मैं कुंती नहीं, मैं कुंती होती तो मेरे पांडव भी होते। मेरी भूल माफ करने लायक नहीं। खाली गोद लौटती रम्या बुदबुदा रही थी और डेरिक हैरानी से उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था।